नमस्कार विद्यार्थियों। कल हम पढ़ रहे थे विश्व की जनसंख्या से संबंधित जनसंख्या घनत्व के बारे में। इसके बारे में जनसंख्या घनत्व के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में, जो इस पाठ का अंतिम पॉइंट होगा। वितरण को हमने पढ़ा, घनत्व पढ़ लिया, एवं जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ना है। तो देखो, जनसंख्या वृद्धि क्या है। मैं लिखता हूं, किसी भौगोलिक क्षेत्र, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में किसी निश्चित समय अवधि में हुए परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। देखो, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में किसी निश्चित समय अंतराल या निश्चित समय अवधि में हुए परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अर्थात वृद्धि को हम परिवर्तन भी बोल सकते हैं। किसी निश्चित समय में या किसी स्थान विशेष या किसी निश्चित समय अवधि में किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। देखो कैसे उदाहरण से समझते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र या किसी निश्चित क्षेत्र, कोई भौगोलिक क्षेत्र हो गया, जैसे मान लीजिए दांता। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में किसी निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अवधि में, समय अवधि का मतलब है, जैसे मान लीजिए वर्ष 2001 में दांता की जनसंख्या जो थी वो थी 5000। कितनी? 5000। और जब वर्ष 2011 की जनगणना हुई, उस समय दांता की जनसंख्या हो गई 7000। कितनी हो गई? 7000। तो देखो, निश्चित स्थान तो हो गया दांता, निश्चित या कोई भौगोलिक क्षेत्र तो हो गया दांता, और निश्चित समय अंतराल या निश्चित समय अवधि जो है, समय अंतराल हो गया 2001 से लेकर 2011। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र की जनसंख्या में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसको बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। हुआ है क्या? कोई परिवर्तन हुआ है। पहले 2001 में जनसंख्या थी 5000
और अब ये संख्या बदलकर कितनी हो गई 10 सालों के अंतराल में 7000। कितनी 7000। तो निश्चित समय अवधि हो गई 10 साल, यानी 2001 से 2011 10 वर्षों में ढाका की जो जनसंख्या है वो 5 से 7000 हो गई। मतलब 2000 की वृद्धि हो गई ढाका की जनसंख्या में। किसकी जनसंख्या में? ढाका की जनसंख्या में। समझ गए बात को? किसी भौगोलिक क्षेत्र या फिर यूं बोल सकते हो किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में किसी निश्चित समय अंतराल में हुए परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। हमने उदाहरण लिया, अपन किसी भी क्षेत्र का ले सकते हैं, किसी भी देश का ले सकते हैं। जैसे 2001 में भारत की जनसंख्या 1 अरब थी और उसके बाद में या 1 अरब थी या 100 करोड़ थी। उसके बाद में 2011 की जब जनगणना हुई तो 125 करोड़ हो गई। इसका मतलब भारत की जो जनसंख्या है उसमें परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? परिवर्तन। मूलतः देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव। संख्या में परिवर्तन हो गया, संख्या में बदलाव आ गया, इसका मतलब यही है जनसंख्या वृद्धि। 5000 थी 6000 हो गई, 7000 हो गई। अगर 5050 भी होती तो हम कहते ढाका की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। किसी निश्चित स्थान विशेष की जनसंख्या में निश्चित समय अंतराल में निश्चित समय अवधि में हुए परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इस जनसंख्या वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इसमें धनात्मकता और ऋणात्मकता, इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। यानी संख्या में बदलाव होना चाहिए, संख्या में परिवर्तन होना चाहिए। आज तक हम वृद्धि जो शब्द है वो बढ़ने के लिए ही काम में लिए जाते थे। अगर किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ गई तो हम कहते थे जनसंख्या वृद्धि हो गई। लेकिन वृद्धि का मूल जो अर्थ होता है वो होता है परिवर्तन। अगर ढाका की जनसंख्या 5000 से 4000 भी हो जाती, कितनी हो जाती? 4000, तो भी हम कहते हैं ढाका की जनसंख्या में परिवर्तन हो गया और परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो धनात्मकता और ऋणात्मकता पर ध्यान नहीं दिया जाता कि वो जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। अगर बढ़ रही है तो भी परिवर्तन हुआ है और जनसंख्या घटी है तो भी जनसंख्या में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। इसलिए परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में। यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई तो 2% वृद्धि हुई, 5% हुई या 25% वृद्धि हुई। इसे वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाया जाता है। किसमें दर्शाया जाता है? प्रतिशत में दर्शाया जाता है। ये भी ध्यान रखनी है बात। जनसंख्या वृद्धि को किसमें दर्शाया जाता है? प्रतिशत में। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखो जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के
कारण। भाई किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन क्यों आता है, वृद्धि क्यों होती है, तो कुछ कारण है जनसंख्या वृद्धि के। पहला कारण है मृत्यु दर में गिरावट। किसमें गिरावट है? मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर का मतलब मरने वालों की संख्या। अगर मरने वालों की संख्या कम हो जाए और जन्म लेने वालों की संख्या यथावत बनी रहे तो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक, यानी जनसंख्या बढ़ती है। किसके कारण है? मृत्यु दर में कमी होती है। तो मान लीजिए किसी क्षेत्र में या किसी गांव में एक वर्ष के समय अंतराल में 100 बच्चों का जन्म होता है। कितने बच्चों का? 100 बच्चों का जन्म होता है, और मरने वालों की संख्या 20 है। कितनी है? 20। तो ये 80, 100 में से 20 गए, कितने बचे? 80। तो प्लस हो रहे हैं ना। जो उस गांव की मूल जनसंख्या है उस जनसंख्या में 80 तो जुड़ेंगे। समझ गए? क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि जन्मने वाले बच्चों की संख्या 100 है और मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 20। यानी जन्मने वाले ज्यादा है, मरने वाले कम है। तो पहला कारण है मृत्यु दर में गिरावट। और मृत्यु दर में गिरावट क्यों आई? क्योंकि भारत में कई जो चिकित्सा सुविधाएं हैं धीरे धीरे उनमें सुधार हो रहा है। या विश्व की हम बात करें तो चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होने के कारण मृत्यु दर में गिरावट आती है। यानी व्यक्ति मरता नहीं है, उसको समय पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, और यही है मृत्यु दर में गिरावट का कारण। अकाल है, महामारियां हैं, इन पर पूरी तरह से रोक लगा ली गई है, इसीलिए मृत्यु दर में क्या आ रही है? गिरावट आ रही है। दूसरा, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। ये भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति देखो क्या है, यानी खाने पीने की जो चीजें हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाती है। पहले की तरह नहीं है, भूखमरी नहीं फैलती, लोग भूख से नहीं मरते, क्योंकि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा का एक कानून बना रखा है, जिसके तहत भारत में या विश्व के जो अन्य देश हैं उन्होंने भी अपने वहां कानून बना रखे हैं। कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा, भूखा नहीं रहेगा। खाद्य सुरक्षा इसी को बोलते हैं। खाद्य सुरक्षा के तहत कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा। तो पहले तो लोग भूखमरी से मर जाते थे, भूख से मर जाते थे। अब खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति हो रही है। निश्चित आपूर्ति हो रही है, इसका मतलब खाने के लिए सबको भोजन मिल रहा है, भोजन मिल रहा है तो इसका मतलब मरने वालों की संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। और मरने वालों की संख्या में कमी हो रही है, इसका मतलब जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, इसका मतलब खाने पीने की जो चीजें हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो रही है, जिससे मरने वालों की संख्या कम है, क्योंकि पहले लोग भूख से मर जाते थे। ठीक है। तीसरा है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास देखो ये क्या है, जैसे जैसे या फिर जब से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है तब से विश्व में रोजगार के साधन बढ़े हैं। इसके साधन, रोजगार के साधन बढ़े हैं। तो जनसंख्या अगर ज्यादा भी है तो इसका
डर नहीं है रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास बहुत तेजी से चल रहा है वहां की जनसंख्या भी तेज गति से बढ़ रही है। रोजगार के पर्याप्त साधन है और रोजगार के पर्याप्त साधन होने के कारण उन क्षेत्रों की जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। एक वैज्ञानिक प्रगति, चौथा कारण है वैज्ञानिक प्रगति। देखो नवीन खोज, नई नई खोज हो रही है वर्तमान में, जिसके कारण जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। पहले की बजाय लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। प्राचीन समय में किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, अब धीरे धीरे सारे कार्य मशीनों से होने लग गए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी हमें परिवहन का साधन मिल जाता है। तो बहुत सारी सुख सुविधाएं अब प्राप्त हो रही है लोगों को, और सुख सुविधाओं के चलते भी जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है। और एक है शांति व सुरक्षा, पांचवा कारण है शांति व सुरक्षा। शांति व सुरक्षा। देखो वर्तमान समय में किसी प्रकार के युद्ध या गृह युद्ध की स्थितियां नहीं उत्पन्न होती। व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित है अपना जीवन जीने के लिए, और शांति व सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी वहां की सरकारों की होती है कि व्यक्ति को पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करें। और सुरक्षा के चलते कई प्रकार के जैसे युद्ध है उनकी संभावना नहीं बनती। जैसे प्राचीन कुछ समय पहले विश्व युद्ध हुए थे अपने, तो उनमें भी कई जनसंख्या जो है, कई लोग, कितने लोग हैं वो मारे गए थे। तो उस प्रकार से जनसंख्या कम हो जाया करती थी। लेकिन वर्तमान में शांति और सुरक्षा की पूरी गारंटी है, तो इसके चलते भी जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और एक है प्रवास। क्या है छठवां कारण, प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं? तो देखो किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है प्रवास। क्या कहलाता है, प्रवास। किसी एक स्थान को छोड़ दिया, वहां किसी भी प्रकार की असुविधाएं हो रही है या फिर रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे, तो किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए चले जाना कहलाता है प्रवास। क्या कहलाता है, प्रवास। तो देखो प्रवास के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके कारण, प्रवास के कारण, जैसे मान लीजिए किसी देश में रोजगार की कमी है और रोजगार के चलते वहां के नागरिक दूसरे देशों में पलायन कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, तो उस स्थान की जनसंख्या कम हो जाती है जिस स्थान को छोड़ा जाता है। परंतु जिस नए स्थान पर वो जनसंख्या जाती है, वो लोग जाते हैं, वहां की जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये प्रवास जो है इसके कारण भी जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आई बात समझ में? जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि के कारण, पहला कारण मृत्यु दर में गिरावट, दूसरा खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, तीसरा औद्योगिक विकास, चौथा वैज्ञानिक प्रगति, पांचवा शांति व सुरक्षा, और छठवां है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, ये थे जनसंख्या वृद्धि के कुछ कारण जो जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। अब अपन देखते हैं जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं।
जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। देखो भाई, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या अगर बढ़ती है तो उससे कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। देश के लिए या विश्व के लिए कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो जनसंख्या वृद्धि से होती है? पहली समस्या देखो, वर्ष 2013 में विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ थी। 2013 में विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ थी। ये हमने पढ़ा था जनसंख्या वितरण में। अगर इसी स्पीड से जनसंख्या बढ़ती रही तो 2040 तक विश्व की जनसंख्या 1400 करोड़ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1400 करोड़, यानी डबल हो जाएगी ये जनसंख्या। और जब जनसंख्या डबल होगी, आज जब 714 करोड़ जनसंख्या है, तब देश में या विश्व में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। जब ये 1400 करोड़ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो उनको न रहने के लिए आवास मिल पाएगा, न भोजन की सुविधा मिल पाएगी, और न किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उनको उपलब्ध हो पाएगी। ठीक है। दूसरा, अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो मनुष्य के भरण पोषण संबंधी कई समस्याएं आएगी, क्योंकि इस पृथ्वी पर या धरातल पर जो संसाधन है वो सीमित है, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। अगर इसी प्रकार जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो जो संसाधन है उनका ह्रास होगा, उनमें कमी आएगी, और एक दिन वो सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी भी प्रकार के संसाधन हमारे पास मौजूद नहीं रहेंगे। ठीक है। तो संसाधनों का क्या होगा? ह्रास होगा, संसाधनों की कमी आएगी। तीसरा, जिन क्षेत्रों में पहले से अधिक जनसंख्या है, ये जनसंख्या उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ रही है। पहले से जिन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा है, जैसे मान लीजिए भारत में पहले से जनसंख्या ज्यादा है, और अब भी जनसंख्या कौन से देश में सबसे ज्यादा बढ़ रही है? तो भारत में ही बढ़ रही है। तो भार उन्हीं क्षेत्रों पर पड़ेगा जहां पहले से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, पहले से जनसंख्या ज्यादा है, उन्हीं क्षेत्रों में भार और बढ़ता जा रहा है। तो भाई देखो, धरातल जो है उसका तो निश्चित आकार है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो उतना ही रहने वाला है, 32,87,263 ही रहने वाला है, 64 नहीं होने वाला। परंतु ये जनसंख्या डबल हो जाएगी तो फिर धरातल उसको कहां से उपलब्ध हो पाएगा, आवास उसको कहां से मिल पाएगा? ये सबसे भयंकर समस्या है, बड़ी समस्या है। ठीक है। तो जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव पहले से ज्यादा है, उन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है। तीसरा, चौथा पॉइंट है, कुछ क्षेत्र विश्व में ऐसे हैं जहां मनुष्य नहीं रहते, किसी भी प्रकार की कोई मानव प्रजाति वहां निवास नहीं करती। तो जो क्षेत्र बिना बसे हुए हैं, उन क्षेत्रों में तो फिर भी निराशा ही है, क्योंकि वहां कोई जाना ही नहीं चाहता, और भविष्य में वहां मानव के रहने की किसी प्रकार की कोई संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती। तो जिन क्षेत्रों में पहले से जनसंख्या ज्यादा है, उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, भार बढ़ता जा रहा है, और जहां पहले मनुष्य नहीं रहते थे, पहले से जो क्षेत्र खाली पड़े हैं, वहां भविष्य में भी निराशा ही होगी। भविष्य में भी मानव बसाव के कोई संकेत नहीं मिलते। आगे, जब किसी प्रदेश की जनसंख्या का भार
उस क्षेत्र के संसाधन नहीं वहन कर सकते। जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या का भार उस क्षेत्र के संसाधन वहन नहीं कर सकते तो फिर उस क्षेत्र में भूखमरी की समस्या उत्पन्न होती है। किसकी समस्या उत्पन्न होती है? भूखमरी की समस्या। यानी कहने का मतलब जनसंख्या ज्यादा है और संसाधन कम है तो वो संसाधन खत्म हो जाएंगे, और संसाधन खत्म हो जाएंगे इसका मतलब भूखमरी फैलेगी। क्या फैलेगी? भूखमरी। तो बाद में लोग भूख से मरेंगे। किससे मरेंगे? भूख से। संसाधनों की कमी होगी, खाने के अनाज की कमी होगी, पीने के पानी की कमी होगी, तो इसका मतलब फिर लोग भूख से मरेंगे। समझे बात? तो ये कुछ समस्याएं थी जो जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली है। ठीक है। अब ये तो समस्याएं थी जो आपको बताई। अब इनका कुछ समाधान भी होना चाहिए। ठीक है भाई, ये समस्याएं इतनी नहीं फैले, नहीं बढ़े, इसके लिए कुछ समाधान है, वो आवश्यक है। तो समाधान देखो ये क्या है। तो देखो, सबसे पहला जो समाधान है जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय, वो यह है कि जिस किसी क्षेत्र में जो संसाधन पाए जाते हैं, जो संसाधन पाए जाते हैं उनका अनुकूलतम प्रयोग होना चाहिए। कैसा प्रयोग होना चाहिए? अनुकूलतम प्रयोग। यानी जैसे मान लीजिए अपने देश में किसी संसाधन की कमी है तो उस संसाधन का सोच समझ करके उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कई देशों में जल की, पीने या पेयजल की कमी है, पीने के पानी की कमी है, तो वहां जल को बचाने संबंधी कई उपाय काम में लिए जाते हैं, तो उन उपायों को काम में ले लेना चाहिए। समझ गए बात? जिस देश में जिस संसाधन की कमी होती है उसका उपयोग सोच समझ कर किया जाना चाहिए, मितव्ययता के साथ उसका उपयोग किया जाना चाहिए, कम से कम उस संसाधन को खर्च करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जिन प्राकृतिक संसाधनों से मानव का भरण पोषण होता है, जिन प्राकृतिक संसाधनों से मानव का भरण पोषण होता है, उन संसाधनों के दोहन पर थोड़ी रोक लगा देनी चाहिए। उनका उपयोग भी मितव्ययता के साथ या कम करना चाहिए। उनका उपयोग भी, प्राकृतिक संसाधन है, ये प्रकृति की देन है। अगर मानवीय संसाधन होते तो हम बढ़ा लेते हैं उनको, लेकिन प्राकृतिक संसाधन है, ये एक बार जब समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद में कई संसाधन ऐसे हैं वो वापस प्राप्त नहीं किए जाते। तो जिन संसाधनों की कमी है उनका उपयोग पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। तीसरा, शिक्षा का प्रचार प्रसार सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। शिक्षा का प्रचार प्रसार व जागरूकता। अगर लोग शिक्षित होंगे तो जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, अपने आप कंट्रोल हो जाएगी जनसंख्या। और लोग जागरूक होना जरूरी है लोगों का। अगर जागरूक होंगे तो जनसंख्या वृद्धि से होने वाली जो हानियां हैं, जो नुकसान है, उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगेगी। ठीक है। तो दूसरा जो है वो है शिक्षा का प्रचार प्रसार, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पढ़ा लिखा आदमी है, शिक्षित व्यक्ति है,
तो उसको पता है कि जनसंख्या से कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं या कौन कौन सी हानियां होने वाली हैं हमें, इसलिए वो जनसंख्या वृद्धि नहीं कर सकता। ठीक है। तीसरा, कृषि का नवीनीकरण होना चाहिए। कृषि का नवीनीकरण, कृषि का नवीनीकरण, नवीनीकरण का मतलब कोई नया तरीका उपयोग में लिया जाना चाहिए। भाई प्राचीन तरीके से, पुराने तरीके से कृषि करोगे तो पैदावार उतनी ही होगी जितनी पुराने समय में होती थी। अब पुराने समय में तो जनसंख्या कम थी, उतनी पैदावार से काम चल जाता था, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। उस जनसंख्या इसके हिसाब से उत्पादन बढ़ाने के ऊपर जोर देना चाहिए। भाई कोई खेती का नया तरीका काम में लेना चाहिए जिससे कृषि उत्पादन बढ़े। क्या बढ़े? कृषि उत्पादन बढ़े। एक, सागरीय संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। कौन से संसाधनों का? सागरीय संसाधनों का। सागरीय संसाधनों का उपयोग, जैसे स्थल पर जो संसाधन है उनका तो उपयोग किया जा रहा है, स्थल पर जो खनिज है उनका दोहन किया जा रहा है, परंतु महासागरों में भी कुछ संसाधन पाए जाते हैं, तो उनका भी उपयोग करना चाहिए किसी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा। उनको भी काम में लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर अपन स्थलीय जो संसाधन है उन्हीं का लगातार उपयोग करते रहे तो वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी पद्धति भी विकसित कर लेनी चाहिए जिससे सागरीय संसाधन काम में लिए जा सके, सागरीय संसाधन उपयोग में आ सके। ठीक है। इसके बाद में पांचवा है जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रवास। जैसे मान लीजिए कुछ क्षेत्र हैं उनमें जनसंख्या कम निवास करती है, कम रहती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम बसी हुई है उन क्षेत्रों में लोगों को रहना चाहिए, उन क्षेत्रों में बसना चाहिए ताकि संतुलन बना रहे। एक स्थान पर जनसंख्या ज्यादा नहीं हो और दूसरे स्थान पर जनसंख्या कम भी नहीं हो। और अगला है बाल विवाह रोकथाम। बाल विवाह रोकथाम और परिवार नियोजन को अपनाना। बाल विवाह रोकथाम एवं परिवार नियोजन को अपनाना, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कम उम्र में शादियां कर दी जाती है उसके कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। बाल विवाह का मतलब अगर लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष से कम होती है तो उस विवाह को बोलते हैं बाल विवाह। क्या बोलते हैं? बाल विवाह कहा जाता है। तो बाल विवाह पर रोक लगनी चाहिए और परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए, यानी परिवार नियोजन के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो जनसंख्या वृद्धि यही कंप्लीट होती है। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा
जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं और उनका समाधान। ठीक है, ये थे जनसंख्या वृद्धि से संबंधित। अब जनसंख्या वृद्धि कंप्लीट हो गई, अपना केवल एक पॉइंट इस पार्ट का बचा हुआ है जिसका नाम है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। उस सिद्धांत को पढ़ेंगे कल और इसी के साथ ये पाठ पूरा हो जाएगा, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ठीक है भाई, तो ये जनसंख्या वृद्धि का पॉइंट यही खत्म होता है। अगला पॉइंट रहेगा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। कौन सा? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, गुड बाय।